नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ मंदिर परिसर में भोलेनाथ के सामने पति ने पत्नी की मांग में भरा सिंदूर, वीडियो हुआ वायरल। आपदा के 6 महीने बाद भी डर के साए में जी रहे जोशीमठ के लोग। बारिश शुरू होते ही पड़ने लगी है घरों में फिर से दरारें। हरिद्वार में उमड़ पड़े कांवड़िए, 1,10,000 ने भरा जल। बम बम बोले के जयकारों से गूंजी धर्मनगरी। मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत नड्डा से मुलाकात। मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं हुई तेज। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में मां बेटे की मौत, बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल। देहरादून समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में हो सकती है जल भराव की स्थिति। भारी बारिश के बाद स्मार्ट सिटी देहरादून की खुली पोल, जगह जगह जल भराव से परेशान हुए शहरवासी। राजधानी देहरादून में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहर में कई जगहों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आरागढ़, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जल भराव से आवागमन बाधित हो गया है। वहीं कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई, क्योंकि इन दिनों राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिससे काफी जगह पर गड्ढे खुले हैं और बारिश के वक्त उनमें गाड़ियां फंस गई हैं। भारी बारिश के चलते रिस्पना पुल पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिला, जहाँ गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आई। ऐसे में स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून में जल भराव के बाद डीएम सोनिका भी भ्रमण पर निकली। उसके बाद कई जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कामों की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को आवाजाही करना भी भारी मुश्किल हो रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरें पहाड़ टीवी पर देख सकते हैं कि किस तरह से देहरादून में इस तरह की परेशानियां लोगों को लगातार झेलनी पड़ रही है। आपदा के 6 महीने बाद भी जोशीमठ में डर और खौफ का माहौल कम नहीं हो रहा है। बारिश की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से घरों में दरारें चौड़ी होनी शुरू हो गई हैं। वहीं खेतों में और घरों के आसपास गड्ढे भी होने लगे हैं, जिस कारण से इन घरों के भवन स्वामियों में डर बढ़ गया है। ऐसा ही एक मामला देखने को आया है जोशीमठ के सुनील गांव के सकलानी मोहल्ले से, जहां पर आज से 6 महीने पहले सबसे पहले हैवी क्रैक हुए थे और धीरे धीरे पूरे जोशीमठ में दरारें और भू धसाव की स्थिति बढ़ गई थी। जोशीमठ के सुनील मोहल्ले के सकलानी परिवार के मकान के ठीक पीछे लगभग 6 मीटर गहरा गड्ढा हो गया है, जिसे इस परिवार ने मिट्टी और पत्थर डालकर बंद कर दिया है। बावजूद इन लोगों में अभी भी डर का माहौल है। अब पूरा परिवार डर के साए में रह रहा है, क्योंकि उनके मकान में और मकान के आसपास भी लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। जब हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टर पूरन भिलंगवाल ने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया, तो आप भी सुनिए क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर उनको दिखा। को भले ही 6 महीने का समय बीत गया है, लेकिन जोशीमठ के लोगों में डर का जो माहौल है वो कम नहीं हो रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ जोशीमठ के सुनील गांव के सकलानी मोहल्ले में, जहां पर जोशीमठ नगर में सबसे पहले मकानों में क्रैक्स दिखे थे। ये क्रैक्स अब धीरे धीरे फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर ज़मीनों में गड्ढे भी होने लगे हैं। अभी सकलानी मोहल्ले में एक परिवार के यहाँ पे मैं आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे इन्होंने स्टीन से ढक दिया है। इसमें मिट्टी और पत्थर भर दिए हैं। सकलानी परिवार के विनोद सकलानी का कहना है कि लगभग ये 3 से 4 फीट चौड़ा गड्ढा था और 5 से 6 मीटर गहरा था, जिसे इन्होंने मिट्टी और पत्थर से भर दिया है। मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से जोशीमठ में और सुनील गांव में गड्ढे पड़ने लगे हैं, जमीनों में क्रैक्स आने लगी है, जिस कारण से लोगों में डर बढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब बरसात एक बार फिर से तेजी से होगी, तो सुनील गांव की दशा और दिशा कैसी होती है और जोशीमठ में जो भूधसाव है वो किस स्तर तक पहुंचता है। परसों शाम की बात है, जिस दिन मोटी सी बारिश आई थी, मूसलाधार बारिश जिस दिन आई थी, रात को ये गड्ढा हुआ। अब ये गड्ढा तो हमें सिर्फ सुबह पता चला ये इसके बारे में। ये गड्ढा कम से कम था 2x2 का गड्ढा था, ये पूरी चौड़ाई इसकी, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक 2 फीट से 3 फीट के आसपास ये गड्ढा था ऐसे में लंबे। वो मैंने पहले का ढक रहा है, ये बैन परसों ढका। ये जो गड्ढा है इधर वाला। गहरा कितना रहा होगा ये गहरा तो कम से कम आदमी से भी मेरे से भी गहरा था ये। अच्छा, क्या इसके बाद आपने शासन प्रशासन की सूचना दी? कोई देखने शासन प्रशासन से मैंने कोई सूचना नहीं दी, पर लेकिन ऐसा किसी ने हो सकता है यहाँ पे देखा होगा वो गड्ढा, तो वो रिपोर्ट बना दी हमने। किसी ने शासन को बोला ना प्रशासन को बोला। अच्छा, कितना डर लग रहा है आपको बरसात में फिर से? बरसात तो ऐसे सर, बरसात तो लगेगी कम से कम। बरसात पूरी मकान ऐसी दरक रखी तो डर तो लगेगी। अब एक तो यह है, कभी अगर भगवान ने चाहे कभी अगर भूकंप का झटका आ गया तो हम वहीं टेप जाए पहले, तो हम तो यहाँ रहते हैं, होटल पर रहते हैं उधर पहाड़ी के।
डोईवाला ब्लॉक सभागार में मानसून और लगातार बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक का आयोजन डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में किया गया। प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में आपदा और बाढ़ से निपटने के इंतजामों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र में तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए, जबकि डोईवाला में सौंग, जाखन और सुसवा नदी के साथ ही बरसाती नालों के आसपास रहने वाले लोगों से भी प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि बारिश का सीजन है और कभी भी नदी नालों में जल स्तर बढ़ सकता है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोला और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मानसून को लेकर डोईवाला का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है और सभी आपदा चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बैठक यहाँ पर हमने रखी है और हमने एसडीएम साहब को कहा था कि यहाँ पर आप आपदा प्रबंधन की बैठक रखिए, क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और सभी विभागों को यहाँ पर सभी हमारे पेयजल, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, खाद्य विभाग, एसडीआरएफ और हमारे एयरपोर्ट के अधिकारी, हमारे जितने भी सभी विभाग हैं, बिजली विभाग, सभी विभागों के अधिकारी आज यहाँ पे आए हैं और हमने आज इनकी पूरी बैठक की इनकी समीक्षा करी है कि क्या क्या तैयारियाँ हैं और जो हमारे सेंसिटिव जोन हैं उन सेंसिटिव जोनों में हमने सभी को कह दिया गया है कि वो अपनी फोर्स के साथ, अपने सब तालमेल के साथ अपना खड़े रहें और कभी भी कोई आपदा की आती है, कहीं कोई पानी का फ्लड चढ़ता है, कहीं होता है, तो उसमें अभी से सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर लें। जहाँ जहाँ पे अगर हमें कोई नदी का, सुसवा नदी है, अपना सौंग नदी है, जाखन नदी है, उसके किनारे रहने वाली जो भी हमारी बसावटें हैं, आबादी क्षेत्र है, उनको सचेत रहने के लिए कह दिया गया है और इस प्रकार का अनाउंस कराने का कहा गया है कि जो नदी किनारे लोग हैं वहाँ पर वो सचेत रहें। विधायक डोईवाला जी ने परसों ही कहा था कि एक बैठक रखा लेते हैं और आज हमने सभी विभागों को यहाँ पर बुलाया और सभी के साथ विभाग वाइज जो है हमने चर्चा की और साथ में हमारी अपनी तैयारियाँ क्या हैं उसको भी शेयर किया। मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो है 15 जून से और 15 सितंबर तक से हमारा जो आपदा जो सीज़न होता है, मानसून सीज़न, उसको दृष्टिगत तहसील स्तर पर हमने जो है कंट्रोल रूम बना दिया है और सभी विभागों की क्रमवार जो है ड्यूटियाँ जो है 24 घंटे के लिए वहाँ पर लगाई गई है। दूसरा, वहाँ पर हम लोग जो भी सूचना आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं। तीसरा, हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारी सीज़न में जो बाढ़ चौकियाँ होती हैं, जो कि एक तो हमारा दूली इंटर कॉलेज में है और दूसरा केशवपुरी सामुदायिक बस्ती है और एक ITI में यहाँ पर है, इसको लेकर के हमने उनको भी जो वहाँ के प्रभारी हैं उनको पटवारी को बनाया गया है, लेखपाल का बनाया गया है और उनको अलर्ट रखा गया है कि आप अपना नंबर फ्लैश कीजिए और वहाँ रेगुलर जो आप विजिट कीजिए जिससे लोग आपको सूचना दे सकें। अब खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर नगर निकाय कार्यालय में बुधवार दोपहर एक स्थानीय सभासद रतेंद्र तिवारी द्वारा अपने अन्य 2 सभासदों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर अड़े सभासदों के मुताबिक उनके द्वारा 20 जून और 1 जुलाई को क्षेत्र में एक खड्डा भरने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा लगातार उसे अनदेखा किया गया। वहीं अधिशासी चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक इस विषय पर दोनों पक्षों में शीघ्र वार्ता करवाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग के मुताबिक सभासद द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाना निराधार और एकमात्र दिखावा है। वो माननीय अध्यक्ष महोदय से हैं, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने बड़े भरोसे के साथ हमें निर्वाचित करके भेजती है। आज हम उनके विश्वास पे अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो हमारा सत्ता में रहना और उस कार्य को नहीं करना ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यदि हम विफल हो रहे हैं तो हमें सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ को हम दबा कर रखें ये भी मजबूरी नहीं है। आज 4 वर्ष 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन इस 4.5 साल में लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय को हम जब भी कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, मौखिक कोई उनसे बात करते हैं, वो उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। जब वो मौखिक बातों को इग्नोर करते थे और झूठ बोलते थे तो हमें लिखित में अपनी प्रक्रिया को लाना पड़ा। आज हम लिखित में उन प्रक्रियाओं को ला रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उस पर भी हमें दबाव देते हैं और सामान्य जन नागरिकों के बीच में जाकर कहते हैं कि वो लोग हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हों या जितने भी सूचना अधिकार में प्रार्थना पत्र लगाए हों उनको वो सार्वजनिक कर दें। यदि मैं उसमें दोषपूर्ण हूँ तो मेरी जनता मुझे जवाब देगी, इसके लिए उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गलत हूँ तो मैं सजा पाने का भी हकदार मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपने जनता की आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा और इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने 20 जून को गड्ढा भरने की एक एप्लीकेशन दी, जिन कामों को हम 15-15 मिनट में और एक दिन में कर देते थे, आज उसके लिए 10-10 दिन हो जाते हैं। हम गड्ढा नहीं भरवा पा रहे अपने लोगों के बीच में। जो बरसात में लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, चोट लग रही है। एक 20 तारीख को एप्लीकेशन दी, एक 1 जुलाई को एप्लीकेशन दी, दोनों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
देखिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक तरीके से अधिकार है, और विकास कार्यों को लेकर जो सभासद लोग धरना दे रहे हैं, इसमें अध्यक्ष जी से भी वार्ता हुई है। शीघ्र ही नगर पालिका पहुंच रहे हैं और इसमें सकारात्मक भी निर्णय लिए जाने की पूरी आशा है। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मसूरी में भारी बारिश में महा जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की गई और केंद्र की मोदी और पुष्कर सिंह धामी सरकार की बेमिसाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी की सरकार और प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों की विस्तार से जानकारी दी गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। देश के अंदर 9 साल बेमिसाल जो गरीब कल्याण योजनाओं के साथ जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भारत के अंदर एक नए विकास को गति देने का काम किया है, भारत को एक नया नाम देने का काम किया है। आपने देखा होगा विश्व पटल पर भारत की जो छवि बनी है उसको एक नया आयाम देने का काम किया है। उन गतिविधियों को विकास के नाम पे जो भारत के अंदर विकास हुए उनको लेकर हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारा युवा नेतृत्व है, उनके भी 2 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं। उन कार्यकालों का जो 2 सालों में उनका प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे युवाओं के नाम पर नकल विरोधी कानून रहा हो, चाहे महिलाओं के नाम पर 30% क्षेत्र आरक्षण देने का काम रहा हो, चाहे आपका धर्मांतरण की बात करें हम उसका रहा हो, और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे मठ और मंदिर है उनको एक श्रृंखलाबद्ध मानस खंड के रूप में उनको विस्तारीकरण करने का काम रहा हो। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश के जो विकासों का एक तयनुमा हमारा एक श्रृंखलाबद्ध जो एक विकास के नाम पर अगर हम उत्तराखंड प्रदेश को देते हैं, चाहे चारधाम की योजना हो, हमारी जो आधारभूत सनातन धर्म की पहचान केदारनाथ का डेवलपमेंट हो, बद्रीनाथ का डेवलपमेंट हो, माँ गंगा माँ यमुना का डेवलपमेंट हो, उन डेवलपमेंटों के साथ साथ जो देशाटन जो तीर्थाटन जो प्रदेश के अंदर एक टूरिज्म को लेकर आ रहा है उसको लेकर हम प्रदेश के तमाम उन लोगों के बीच जा रहे हैं। और महासंपर्क अभियान के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जो यहाँ के मतदाता एक इतिहास लिखने का काम करने वाले हैं, जो तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को नए देश के प्रधानमंत्री के रूप में राम मंदिर का निर्माण हो, 270 का कश्मीर से हटाना हो, 3500 को हटाना हो, ऐसे तमाम जो कार्यक्रम हमारे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के साथ हमारे कार्यकर्तागण भी हैं और हम सबके साथ इसको लेके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है 25 जून को आपातकाल घोषित होता है, लेकिन 23 जून को वही लोग जो आपातकाल का विरोध करते हैं वो सब एक मंच पे खड़े होते हैं। चाहे जयप्रकाश नारायण की बात करें, चाहे लोहिया जी की बात करें जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं के चेले आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो देश जानता है कि वे वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपा था, ये वही उन्हीं के चेले हैं जिन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक मंच पर विकास के विरोध में खड़े होकर एक देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि ये जो लोग एक महागठबंधन जो हो रहा है वो विकास के नाम पर नहीं, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के विरोध में खड़ा हो रहा है। लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जहां कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस सहित रेलवे सुरक्षा बलों के जवानों के साथ लेकर रेलवे परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ते में शामिल डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा भी रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ रेलगाड़ियों में सघन जाँच की गई। वहीं बम निरोधक दस्ते ने रेल परिसर में मौजूद रेल यात्रियों के सामान की भी बारीकी से जाँच पड़ताल की गई। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अपनी खासी मुस्तैदी बरत रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और बीडीएस स्क्वाड की टीम हमारे कांवड़ियों को सकुशल सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगातार यहाँ पर चेकिंग बीडीएस के द्वारा की जाती है, डॉग स्क्वाड के द्वारा, और कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए हमारे सहयोग बीडीएस और डॉग स्क्वाड के द्वारा किया जाता है। अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां क्वीरी जीमिया के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्रामीण पान सिंह पचाई ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि क्वीरी जीमिया सड़क ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के चलते बंद पड़ा है। सड़क में पेड़ गिरने से आवाजाही बंद पड़ी है। सड़क निर्माण में पेयजल आपूर्ति लाइन ध्वस्त होने से गाँव में जल संकट पैदा हो गया है। उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तुरंत जाँच के आदेश दिए और विभाग को भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए।
अब खबर देहरादून से है, जहां नशे के शौक को पूरा करने के लिए आए दिन युवा अब वाहन चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून पुलिस की गिरफ्त में एक शातिर वाहन चोर गिरोह आया है, जिसने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई 7 लाख की कीमत की 8 स्कूटी और मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये तीनों अभियुक्त नशा करने वाले हैं और नशे का शौक पूरा करने के लिए लगातार स्कूटी और मोटरसाइकिलों पर अपना हाथ साफ करते थे। ये जो कोतवाली नगर थाना हमारा, इसमें 4 अलग-अलग वाहन चोरी के FIR जो है पंजीकृत हुए थे। उसी के संदर्भ में जब संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसकी विवेचना प्रारंभ की, तो CCTV का अवलोकन करने के बाद जो फोटो हमारे पास आए, उनका जो हमारे थाने में जो डोजियर रखा जाता है उनके साथ मिलान किया गया। तो हमें जो है वो मिलान में प्राप्त हुए। उसमें जो हमारे यहाँ पूर्व में एक नशा करने वाला और पूर्व में भी जेल गया हुआ एक बंदा था नौशाद, उनकी शिनाख्त करते हुए इसमें गिरोह में बेसिकली 4 लोगों को, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से जो है 8 पहिया वाहन टीम ने बरामद की है। ये मॉरिसन मेमोरियल चर्च है बगलवाल में, जो है वहाँ एक खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामद हुई है। तो 4 इसमें वाहन है, दुपहिया वाहन, ये कोतवाली नगर के। बाकी जो 5 है ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये भी संभवतः इनके द्वारा बताया गया है कि ये भी चोरी के हैं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि कौन से थाने के ये वाहन है। तो इस तरीके आपराधिक वारदात, आपराधिक रिकॉर्ड है इनका, पहले भी चोरी कर चुके हैं। बिल्कुल, इसमें जो ये मुख्य अभियुक्त है नौशाद, इसके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। बाकी नसीम इसके खिलाफ 4 है और जो ये राजेंद्र है इसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं। तो इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। उत्तराखंड में भी और चोरी है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो ये वारदात बाहर से आए करते थे, यहीं के प्रॉपर से? नहीं, ये यहीं के हैं और ये जनरली देखते हैं, ये उनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पार्किंग जो स्थल है जहाँ पे जनरली गार्ड वगैरह नहीं होता, ये ऐसी जगह को चिन्हित करते हैं जहाँ जो पार्किंग स्थान है उन्हें ये चिन्हित करके, और जब देखते हैं कि वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है तो वहाँ से ये जनरली चोरी करते हैं। क्योंकि ये नशे के आदी हैं तो ये उसे बेच के जो अपना जो नशे का है वो उसके लिए पैसा ये करते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में सुपर 300 मिशन एजुकेशन के तहत प्रदेश के 300 बच्चों को निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने अपनी सुपर 300 मिशन एजुकेशन स्कीम को जारी रखते हुए प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के योग्य 300 छात्र छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के तहत प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसको संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन किया जा सकता है। संस्थान के चेयरमैन एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि स्कीम के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर योग्य उम्मीदवारों, जिनमें उत्तराखंड के मूल निवासी अथवा जिनकी 10वीं 12वीं उत्तराखंड से हुई हो, और विशेष रूप से देश के लिए जिन परिवारों के सदस्यों ने शहादत दी हो, कोरोना में अनाथ और घर में कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर, आपदा प्रभावित बच्चे, उत्तराखंड के लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोक कलाकारों के बच्चे, राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित और मीडिया में कार्य करने वाले पत्रकारों के बच्चे आदि योग्य छात्र छात्राओं को विभिन्न कोर्सों में निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी। CIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से विगत कई वर्षों से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस वर्ष सुपर 300 के माध्यम से हमने एक निर्णय लिया कि देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पढ़ने के मेधावी हैं, योग्य हैं, चाहे वो परिवार के बच्चे हों जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी हो, वो लोग हों जिनके माता पिता हमारे राज्य के राज्य आंदोलनकारी हो, उनके आश्रित बच्चे, जिन लोगों ने हमारी लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए काम किया है या जो कर रहे हैं, उनके बच्चे, हमारे मीडिया के क्षेत्र में जो लोग लगातार इस देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, और वो बच्चे जो चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के हों, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद सुपर 300 मिशन एजुकेशन के माध्यम से हम उन बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य और उद्देश्य केवल ये है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम की जो ये एक भूमिका है, ये सार्थक बन सके और व्यसन मुक्ति के निर्माण में हम सबका योगदान रहे, ताकि देश, समाज और राष्ट्र व्यसन मुक्त बन के पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।